टू ऑल ऑफ यू, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शिवा ज्ञान पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के मेरे सभी शेरों और शेरनियाँ, क्या आप भी जूलॉजी के यूनिट 4 के देखकर टेंशन में आ जाते हैं? मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लियोटाइड्स नाम सुनते ही लगता है कि यार ये ट्रांस एमिनेशन, डी एमिनेशन और यूरिया साइकिल कैसे याद होगी। लेकिन रुकिए, अगर एग्ज़ाम में 75 में से 75 नंबर पक्के करना चाहते हैं तो आज का यह सेशन आपके लिए संजीवनी बूटी साबित होने वाला है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम क्लास करने वाले हैं इस यूनिट के टॉप 50 बीआईएमपी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को, वो भी पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। तो दोस्तों, आप चाहे दुनिया के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, अगर आप इस बार बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में हैं और आपका सब्जेक्ट जूलॉजी है और आपका एग्जाम एमसीक्यू बेस होना है, तो यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यूनिट 4 मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लियोटाइड्स के वो टॉप 50 बीआईएमपी एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्जाम में सीधे 75 में 75 नंबर दिलाने में बहुत ही मददगार साबित होगा। इससे पहले हम यूनिट 3 तक का वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो कृपया करके पहले यूनिट 1, 2, 3 का वीडियो देखिएगा, उसके बाद यूनिट 4 का वीडियो देखिएगा। टोटल आपका यूनिट 8 है दोस्तों सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो यूनिट 4 है। लगभग हम लोग 50% सिलेबस पे कवर करने वाले हैं आज, ठीक है। 50% और बचेगा, यानी कि यूनिट 5, 6, 7, 8। तो इस पर जैसे ही 50 लाइक का टारगेट कंप्लीट होगा, आपको यूनिट 5 प्रोवाइड कराया जाएगा, जैसा कि आप लोगों को सब पता ही होगा, ठीक है। और यदि आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि किसी प्रकार का कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अभी तक आपने यदि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो कृपया करके टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर किसी प्रकार का कोई भी डिस्कशन और कोई भी फास्ट अपडेट वहाँ पर भेजा जाता है, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो पेन और पेपर उठा लीजिए, क्योंकि आज की यह एक भी सवाल इस वीडियो से बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है। अगर आज आपने 50 एमसीक्यू समझ लिए तो समझो आपका कॉन्फिडेंस रॉकेट की तरह ऊपर जाने वाला है दोस्तों। तो बिना एक सेकंड बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं आज का महामुकाबला। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों कि CTP स्टैंड फॉर, यानी कि CTP का पूरा नाम क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, साइटाडीन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। यानी कि इसका फुल नाम है जो आरएनए के संश्लेषण यानी कि ट्रांसक्रिप्शन और लिपिड मेटाबॉलिज्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों की यूरिया साइकिल अकर्स इन, यूरिया चक्र कहाँ होता है। तो यूरिया जो चक्र होता है वो लीवर में होता है। कहाँ होता है प्यारे विद्यार्थियों? लीवर में, ठीक है। यानी कि लीवर की कोशिकाओं कहाँ पे? हेपेटोसिस्ट में होता है। और बनने के बाद यूरिया रक्त के माध्यम से किडनी में जाता है, जहां इसे छाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों कीटोन बॉडीज आर फाउंड फ्रॉम, यानी कीटोन बॉडी किससे बनती है। तो जो कीटोन बॉडी है वो एसिटाइल कोएंजाइम से बनती है। जब शरीर में कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज की कमी होती है, जैसे भूखमरी या डायबिटीज में, तब वह सब फैटी एसिड के टूटने से भारी मात्रा में एसिटाइल कोएंजाइम बनता है, जिससे यकृत में कीटोन बॉडी यानी कि कीटोजेनेसिस का फॉर्मेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एटीपी क्या है। तो एटीपी एक प्रकार का क्या है प्यारे विद्यार्थियों? न्यूक्लियोटाइड है। क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? आप लोग सभी लोग जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, एटीपी का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा कि कितने लोगों को आता है, ठीक है। एटीपी जो है एक न्यूक्लियोटाइड है जो एडेनिन बेस राइबोज शर्करा और 3 फॉस्फेट समूहों से मिलकर बना होता है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल इज, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा क्या कहलाती है। तो जो कोशिका का ऊर्जा मुद्रा है वो क्या कहलाती है प्यारे विद्यार्थियों? एटीपी। यानी कि एटीपी का आपको फुल फॉर्म भी बताना है आपको, जैसा कि पता ही होगा। एटीपी को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा यानी कि एनर्जी करेंसी कहा जाता है, क्योंकि जैविक कार्यों के लिए ऊर्जा इसी के टूटने से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों की विच इज रिलेटेड टू कन्वर्जन ऑफ एमोनिया टू यूरिया, अमोनिया को यूरिया में बदलने से कौन संबंधित है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑर्निथीन साइकिल और यूरिया साइकिल, ठीक है। यूरिया चक्र को आर्थिनीन चक्र भी कहा जाता है, क्योंकि इस चक्र में आर्थिनीन अमीनो अम्ल मुख्य वाहक के रूप में कार्य करता है और विषैले अमोनिया को कम विषैले यूरिया में बदलता है। क्वेश्चन नंबर 7 करा कि साल्वेज पाथवे इज यूज फॉर, साल्वेज पाथवे का उपयोग किसके लिए किया जाता है।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। साल्वेज पाथवे जो है इसमें पहले से मौजूद प्यूरिन और पाइरामिडीन बेसेस को नष्ट होने से बचाकर दोबारा न्यूक्लियोटाइड में बदला जाता है, जिससे ऊर्जा की बचत होती है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेंगे प्यारे विद्यार्थियों। कह रहा है कि प्राइमरी साइट ऑफ डाईएमिनेशन इज, डाईएमिनेशन का मुख्य स्थान क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, लीवर है। क्या है? लीवर। डाईएमिनेशन यानी कि अमीनो समूह को हटाना की मुख्य प्रक्रिया यकृत यानी कि लीवर में होती है, हालांकि कुछ मात्रा में किडनी में भी हो सकती है। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा प्यारे विद्यार्थियों। डीएमिनेशन ऑफ एमिनो एसिड प्रोड्यूसेस, एमिनो अम्लों के डीएमिनेशन से क्या बनता है? तो इससे बनता है यूरिया। क्या बनता है प्यारे विद्यार्थियों? यूरिया। ठीक है, यानी कि डीएमिनेशन के दौरान सबसे पहले अमोनिया यानी कि NH3 मुक्त होती है, तो तुरंत यूरिया चक्र में प्रवेश करके यूरिया का फॉर्मेशन करती है। दिए गए विकल्पों में यूरिया सबसे सटीक और अंतिम प्रोडक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा कि फ्रॉम विच एमिनो एसिड यूरिया इज प्रोड्यूस, यूरिया किस अमीनो अम्लों से बनता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि आर्जिनिन। ठीक है, यूरिया चक्र के अंतिम चरण में आर्जिनेज एंजाइम आर्जिनिन एमिनो एसिड को तोड़कर यूरिया और आर्थिनिन बनाता है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि DNA इज इन अपोप्टोसिस, अपोप्टोसिस में DNA कैसा हो जाता है? तो कैसा हो जाता है प्यारे विद्यार्थियों? तो फ्रैगमेंटेड हो जाता है, यानी कि एपोप्टोसिस को प्रोग्राम्ड सेल डेथ कहते हैं। इस प्रक्रिया में एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम एक्टिव होकर DNA को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं, यानी कि DNA फ्रैगमेंटेशन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि सरप्लस एमिनो एसिड्स इन द बॉडी आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म यूरिया इन, शरीर में अतिरिक्त अमीनो अम्ल यूरिया बनाने के लिए कहाँ टूटते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, लीवर में। हमारा शरीर अतिरिक्त अमीनो एसिड को स्टोर नहीं कर सकता, इसलिए लीवर में उनका ब्रेकडाउन करके नाइट्रोजन वाले हिस्से को यूरिया में बदल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द CO2 ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड इज इन द फॉर्म ऑफ, रक्त में अधिकांश CO2 किस रूप में परिवाहित होती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन सी, यानी कि बाइकार्बोनेट आयंस। रक्त में लगभग 70%, कितना प्यारे विद्यार्थियों? 70% CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि यूरिया साइकिल इज नोन एज, यूरिया चक्र को किस नाम से जाना जाता है? तो यूरिया चक्र को जो है क्रेब्स हेंसेलाइट साइकिल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी कि हंस क्रेब्स और कुर्ट हेंसेलाइट ने 1932 में इस चक्र की खोज की थी, इसलिए इसे क्रेब्स हेंसेलाइट चक्र भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, क्रेब्स साइकिल जो है अलग है, जो माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा के लिए चलाता है। क्वेश्चन नंबर 15 करा कि कीटोन बॉडीज आर प्रोड्यूस बाई, कीटोन बॉडी किस प्रक्रिया द्वारा बनती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, कीटोजेनेसिस, नाम से ही पता चल रहा है कीटोन, कीटोजेनेसिस। यकृत यानी कि लीवर में एसिटाइल कोएंजाइम से कीटोन बॉडी जैसे एसीटेट बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट बनने की प्रक्रिया को कीटोजेनेसिस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 करा के डीएमिनेशन ऑफ एमिनो एसिड इन द लिवर रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, यकृत में अमीनो अम्लों की डीएमिनेशन से क्या बनता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यूरिया। यानी कि ये क्वेश्चन रिपीटेड है। डीएमिनेशन के बाद निकलने वाली अमोनिया टॉक्सिक होती है, जिससे यकृत तुरंत यूरिया में बदलने का काम करती है। क्वेश्चन नंबर 17 कहा कि द बेसिक यूनिट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज, डीएनए अणु की मूल इकाई क्या है? तो डीएनए अणु का जो मूल इकाई है वो न्यूक्लियोटाइड है। क्या है प्यारे विद्यार्थियों? न्यूक्लियोटाइड। डीएनए यानी कि डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल एक पॉलीन्यूक्लियाइड चैन है, यानी न्यूक्लियोटाइड ही डीएनए की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल मूल इकाई है। क्वेश्चन नंबर 8 द नाइट्रोजन बेस अब्सेंट इन डीएनए इज, डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन बेस अनुपस्थित होता है? तो आपको बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यूरेसिल। डीएनए में एडिनिन, ठीक है, गुआनिन, साइटोसिन और थायामीन होता है। यूरेसिल जो है केवल
आरएनए में पाया जाता है, और आरएनए में पाया जाता है तो किसके जगह पे, ये जो थायामीन है वो आरएनए में नहीं पाया जाता है, इसके जगह पे आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। आप लोग पढ़े होंगे थ्योरी, जो लोग अच्छे से पढ़े होंगे तो ठीक ही है, अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है, क्योंकि आपके साथ है शिवा ज्ञान पाठशाला चैनल। ठीक है, आपको पता ही होगा प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप पहले पढ़े होंगे तो आपको पता ही होगा शिवा ज्ञान पाठशाला चैनल पर बताया वही जाता है जो आपके डायरेक्ट एग्जाम में आता है। ठीक है, यानी कि पेपर लीक ही समझ लो एक तरह से। ठीक है, थायमीन डिफर्स फ्रॉम यूरेसिल इन पोसेसिंग, कह रहा है कि थायमीन यूरेसिल में किसकी उपस्थिति के कारण भिन्न होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, मिथाइल ग्रुप। क्या दोस्तों, मिथाइल ग्रुप। थायमीन को रासायनिक रूप से 5 मिथाइल यूरेसिल कहा जाता है क्योंकि इसके 5वें कार्बन पर एक अतिरिक्त मिथाइल समूह CH3 जुड़ा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, कह रहा है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन साइटोसिन एंड ग्वानिन इज, साइटोसिन और ग्वानिन के बीच हाइड्रोजन बंधों की संख्या कितनी होती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि 3 होती है। डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना में साइटोसिन और ग्वानिन के बीच 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, कितने, यानी कि साइटोसिन और ग्वानिन के बीच 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, जबकि एडेनिन और थायामीन के बीच 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, कह रहा है कि न्यूक्लियोटाइड कंटेंट्स, न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, तो न्यूक्लियोटाइड जो होता है प्यारे विद्यार्थियों उसमें शुगर, फॉस्फेट, नाइट्रोजन बेस, ये तीनों होता है। ठीक है, एक पूर्ण न्यूक्लियोटाइड 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, पेंटोज शर्करा, फॉस्फेट समूह और नाइट्रोजिनस बेस। यदि फॉस्फेट हटा दे तो वह न्यूक्लियोसाइड कहलाता है, यदि फॉस्फेट को हटा दिया जाए तो यह न्यूक्लियोसाइड हो जाएगा। टाइड और साइड में अंतर समझ में आ गया होगा प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 22, पायरामिडीन बेसेस आर, पायरामिडीन बेस कौन कौन से हैं, तो इसमें करेक्ट आपको बताना है, करेक्ट हो जाएगा इसमें बी, साइटोसिन, थायमीन और यूरेसिल। यानी कि नाइट्रोजन बेस 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरिन और पायरामिडीन। तो प्यूरिन में आता है एडेनिन और ग्वानिन, और पायरामिडीन में आता है साइटोसिन, थायमीन और यूरेसिल। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, कह रहा है कि क्लोराइड शिफ्ट इज इसेंशियल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ, यानी कि क्लोराइड शिफ्ट किसके परिवहन के लिए आवश्यक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि CO2। क्लोराइड शिफ्ट या इसको हैमबर्गर घटना भी कहा जाता है, लाल रक्त कोशिकाओं यानी कि RBC और प्लाज्मा के बीच आयनिक संतुलन बनाए रखने के लिए होती है, जो CO2 के परिवहन से जुड़ी होती है। क्वेश्चन नंबर 24, कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों की द टाइप ऑफ शुगर प्रेजेंट इन डीएनए, डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा का प्रकार क्या है, तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें हो जाएगा बी, पेंटोज। क्या हो जाएगा, पेंटोज। डीएनए में 5 कार्बन वाली शर्करा पाई जाती है जिसे डीऑक्सीराइबोज कहते हैं, जो कि एक पेंटोज शर्करा है। क्वेश्चन नंबर 25, कह रहा है कि विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेटिंग रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण को कौन सा हार्मोन उत्तेजित करता है, तो प्यारे विद्यार्थियों इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, इरिथ्रोप्रोटीन। ठीक है, इरिथ्रोप्रोटीन हार्मोन मुख्य रूप से किडनी द्वारा स्रावित होता है, जो बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा को RBC बनाने के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26, कह रहा है कि ए पर्सन हु हैज टेकन लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन हीज डाइट विल एक्सीरेट मोर ऑफ, जो व्यक्ति अधिक प्रोटीन युक्त आहार लेता है वो अधिक मात्रा में क्या उत्सर्जित करेगा, तो क्या उत्सर्जित करेगा, यूरिया। क्या दोस्तों, यूरिया। अधिक प्रोटीन खाने से अधिक एमिनो एसिड टूटेंगे, जिससे यकृत में अधिक यूरिया बनेगा और वो मूत्र के रास्ते बाहर निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 27, वेयर डज यूरिया साइकिल मेनली अकर, यूरिया चक्र मुख्यतः कहाँ होता है, तो ये लीवर में होता है दोस्तों। कहाँ होता है, लीवर में होता है। क्वेश्चन जो है रिपीटेड है, पीछे भी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ यूरिया साइकिल, यूरिया चक्र का अंतिम उत्पाद क्या है, तो क्या है प्यारे विद्यार्थियों, तो यूरिया है। ठीक है, यूरिया चक्र चल रहा है तो यूरिया ही न बनेगा, उसमें चीनी थोड़ी बन जाएगा। इस चक्र का मुख्य और अंतिम उद्देश्य विषैली अमोनिया को यूरिया में बदलना ही होता है। क्वेश्चन नंबर 29, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन अकर्स इन, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन कहाँ होता है, ये होता है दोस्तों इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला यानी कि ETC और ATP सिंथेसिस एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली यानी कि क्रिस्टी पर स्थित होते हैं, जहां ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन द्वारा ATP का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ रही होगी प्यारे विद्यार्थियों। यदि वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक जरूर ठोकना। ठीक है,
और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप किस यूनिवर्सिटी से हैं, आपका एग्ज़ाम कब लगा हुआ है। वीडियो बहुत सारे लोग देखते हैं लेकिन रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, इसलिए थोड़ा सा मनोबल डाउन हो जाता है और वीडियो आपको फास्ट अपलोड नहीं मिल पाता है, ठीक है। क्योंकि वीडियो बहुत लोग देखते हैं, लाइक नहीं करते, ना ही कमेंट करते, इससे पता चलता है कि आप लोग एक्टिव हैं नहीं, तो फिर क्या ही मतलब है, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। तो आप लोग थोड़ा सा दिखाइए कि आप एक्टिव हैं, ठीक है, आप इंटरेस्टेड हैं वीडियो के लिए, ताकि आपको जल्द से जल्द और वीडियो प्रोवाइड कराया जा सके, ठीक है। ऐसा नहीं कि एकदम निष्क्रिय की तरह पढ़े हैं आएगा तो देखेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके लिए इतना मेहनत किया जाता है तो आप थोड़ा सा तो कर ही सकते हैं, ठीक है। कह कि ट्रांसमिनेशन इज कैटेलाइज्ड बाय, यानी कि ट्रांसमिनेशन किसके द्वारा उत्प्रेरित होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रांसफेरेज, ठीक है। ट्रांस एमिनेशन प्रक्रिया में एमिनो समूह यानी कि NH2 को एक अणु से दूसरे अणु पर ट्रांसफ़र किया जाता है। इस एंजाइम वर्क को एमिनो ट्रांसफरेज या ट्रांसफरेज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, कहा कि कोई एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसमिनेशन के लिए आवश्यक सह एंजाइम कौन सा है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा दोस्तों, पायरिडोक्साल फॉस्फेट, ठीक है। पायरिडोक्साल फॉस्फेट जो कि विटामिन B6 का सक्रिय रूप है, ट्रांस एमिनेशन या एमिनेशन एंजाइमों के लिए एक अत्यंत आवश्यक कोएंजाइम इसे माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, कह रहा है कि द टॉक्सिक प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग डीएमिनेशन डीएमिनेशन के दौरान बनने वाला विषैला उत्पाद क्या है, तो क्या है प्यारे विद्यार्थियों, तो अमोनिया है, ठीक है। एमिनो एसिड के डीएमिनेशन से सीधे अमोनिया यानी कि NH3 गैस निकलती है, जो शरीर के लिए अत्यधिक टॉक्सिक यानी कि विषैली होती है, जहरीली होती है। क्वेश्चन नंबर 33, ATP इज मेनली सिंथेसाइज्ड इन, यानी कि ATP मुख्य रूप से कहाँ संश्लेषित होता है, तो कहाँ होता है, तो माइटोकांड्रिया में होता है। कहाँ होता है, माइटोकांड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि कोश के शोषण के दौरान अधिकांश ATP जो है यहीं बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, द प्यूरिन बेस आर, प्यूरिन बेस कौन कौन से हैं, तो इसमें आपको बताना है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, एडिनिन एंड ग्वानिन, ठीक है। प्यूरिन 2 रिंग वाली संरचना वाले बेस होते हैं, जिनमें एडिनिन और ग्वानिन इसमें इंक्लूड हैं, शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 35, कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों, RNA कंटेंस विच शुगर, यानी कि RNA में कौन सी शर्करा पाई जाती है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि राइबोज। क्या होगा दोस्तों, राइबोज। RNA का पूरा नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, कि DNA रिप्लिकेशन अकर्स ड्यूरिंग, DNA प्रतिकृति किस अवस्था में होती है, तो ये यस फेज में होती है। किसमें दोस्तों, यस फेज में, यानी कि सेल साइकिल की इंटरफेज के दौरान एस फेज यानी कि सिंथेसिस फेज में DNA का दोहरीकरण या उसका रिप्लिकेशन प्रतिकृति होती है। क्वेश्चन नंबर 37, द एंजाइम दैट सिंथेसाइज RNA इज, RNA का संश्लेषण करने वाला एंजाइम कौन सा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, RNA पॉलीमरेज, ठीक है। देखिए DNA टेम्पलेट का उपयोग करके RNA श्रृंखला का निर्माण करने वाला मुख्य एंजाइम RNA पॉलीमरेज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 38, कह रहा है कि द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर ज्वाइनिंग DNA फ्रेगमेंट्स इज, यानी कि DNA खंडों को जोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है, तो सबको पता ही होगा, लाइगेज है प्यारे विद्यार्थियों। क्या है, लाइगेज एंजाइम को जैविक गोंद भी कहा जाता है, क्योंकि यह ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स या टूटे हुए DNA टुकड़ों को फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड द्वारा जोड़ने में हेल्प करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, द जेनेटिक मटेरियल इज मोस्ट ऑर्गेनिज्म इज, यानी कि अधिकांश जीवों में आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, तो प्यारे विद्यार्थियों इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा, DNA, ठीक है। लगभग सभी उच्च श्रेणी के जीवों में अस्थायी आनुवंशिक पदार्थ DNA ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 40, कह रहा कि द कोडॉन कंसिस्ट ऑफ, यानी कि कोडॉन किससे मिलकर बने होते हैं, तो जो कोडॉन है वो 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बने होते हैं। जेनेटिक कोड हमेशा ट्रिपलेट होता है, यानी लगातार 3 नाइट्रोजिनस बेसेस या न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक विशिष्ट एमिनो एसिड के लिए कोड करते हैं, ठीक है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा प्यारे विद्यार्थियों। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप किस यूनिवर्सिटी से हैं, आपका एग्जाम कब लगा हुआ है, ठीक है। द स्टार्ट कोडान इज, स्टार्ट कोडान कौन सा है, इसे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है प्यारे विद्यार्थियों, तो इसका हो जाएगा AUG। AUG को इनिशिएशन या स्टार्ट कोडान कहा जाता है, जो ट्रांसलेशन की शुरुआत करता है और मिथायोनिन एमिनो एसिड को कोड करता है। क्वेश्चन नंबर 42, कह रहा है कि द स्टॉप कोडान इज, स्टॉप कोडान कौन सा है, तो स्टॉप कोडान जो है वो कौन है प्यारे विद्यार्थियों,
इसमें हो जाएगा सी, UAA। 3 स्टाफ कोडान होते हैं, UAA, UAG और UGA। इन्हें नॉन सेंस कोडान भी कहते हैं क्योंकि ये किसी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते और प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि प्रोटीन सिंथेसिस अकर्स इन, यानी कि प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है। तो जो प्रोटीन का संश्लेषण है वो सबको पता होगा राइबोसोम में होता है। राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, जहाँ mRNA यानी कि मैसेंजर RNA के संदेश के अनुसार प्रोटीन जो है यानी कि एमिनो एसिड चेन का फॉर्मेशन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ RNA फॉर्मेशन फ्रॉम DNA इज कॉल्ड, यानी कि DNA से RNA बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो कहलाती है प्यारे विद्यार्थियों ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहलाती है? ट्रांसक्रिप्शन। DNA से मैसेंजर RNA यानी कि mRNA की बनने की जो प्रक्रिया है ट्रांसक्रिप्शन या एनुलेखन भी कहते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस फ्रॉम mRNA इज कॉल्ड, mRNA से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ये कहलाती है ट्रांसलेशन। क्या कहलाती है दोस्तों? ट्रांसलेशन कहलाती है, यानी कि mRNA पे उपस्थित जेनेटिक कोड को पढ़कर राइबोसोम द्वारा प्रोटीन चैन बनाने की प्रक्रिया को ट्रांसलेशन या अनुवाद कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इज सप्लाइड बाई, प्रोटीन संश्लेषण के लिए ऊर्जा किससे प्राप्त होती है। तो किससे प्राप्त होती है? तो ATP से। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण एक ऊर्जा खपत वाली प्रोसेस है जिसके लिए मुख्य रूप से ATP और GTP से ऊर्जा मिलती है। दिए गए विकल्पों में ATP बहुत ही सही है। GTP रहता तो GTP भी सही हो सकता था। ठीक है, कहा है कि विच विटामिन इज इसेंशियल फॉर एमिनो एसिड मेटाबॉलिज्म, एमिनो अम्ल उपापचय के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। तो प्यारे विद्यार्थियों इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि विटामिन B6। क्या होगा? विटामिन B6, यानी कि पायरिडॉक्सिन एमिनो एसिड के ट्रांस एमिनेशन और डी एमिनेशन के लिए वो एंजाइम के रूप में बेहद जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चन रिपीटेड है प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 48 करा है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन इज लोकेटेड इन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन कहाँ स्थित होती है। तो ये होती है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखा गया है। द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन एरोबिक रेस्पिरेशन इज, यानी कि वायवीय श्वसन में अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ऑक्सीजन। ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन के अंत में इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आयन मिलकर पानी यानी कि H2O फॉर्मेशन करते हैं, जहां अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही ऑक्सीजन यानी कि O2 होती है। क्वेश्चन नंबर 50 और इस यूनिट का अंतिम क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, कहा कि साइटोक्रोम्स आर इन्वॉल्व इन, यानी कि साइटोक्रोम किस में भाग लेते हैं। तो इसे आपको बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन। साइटोक्रोम जैसे साइटोक्रोम B, C, A3 इलेक्ट्रॉन का वहन करने वाले प्रोटीन कॉम्प्लेक्स हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया की इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन यानी कि ETC में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप कहाँ से हैं, किस यूनिवर्सिटी से, आपका एग्ज़ाम कब है। ठीक है, तो ये थे आपके यूनिट 4 के वो टॉप 50 VIMP MCQ जो आपके एग्ज़ाम के पेपर में छपने वाले हैं प्यारे विद्यार्थियों। मुझे पूरा भरोसा है कि अब इस यूनिट से आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। आपके लिए एक होमवर्क सवाल कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि यूरिया साइकिल का पहला स्टेप किस सेल ऑर्गेनेल में होता है। जिसका आंसर सही होगा उससे मैं पर्सनली हार्ट करूंगा और उस कमेंट को पिन कर दूंगा। ठीक है, अगर आज की क्लास दमदार लगी हो प्यारे विद्यार्थियों तो वीडियो को लाइक ठोकिए, अपने कॉलेज के हर दोस्त के साथ इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना ताकि अगली यूनिट की क्लास मिस ना हो। तो दोस्तों अगली यूनिट के लिए आपको इस पर 50 लाइक का जो टारगेट है उसे जल्द से जल्द कंप्लीट करना है, चाहे आप लोग जैसे भी करिए। जब तक 50 लाइक का टारगेट कंप्लीट नहीं होता आपको नेक्स्ट यूनिट प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो आप लोग 50 लाइक का टारगेट जैसे भी कंप्लीट करिए। आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है तो आप तो इतना कर ही सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले धमाकेदार सेशन में। और अभी तक आपने शिवा ज्ञान पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं अगले धमाकेदार सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।